दोस्तों, अगर आप CSIR नेट, UGC नेट, CTET, UPTT और UP बेसिक टीचर्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अब हमारे कोर्सेज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी उपलब्ध हैं। डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए ज्ञान प्रकाश, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए और यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे सबसे बेहतर कोर्सेज को देख भी सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जीवन के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात के बारे में अगर हम सोचें तो वो ये है कि हमारा मन और हम कभी भी वर्तमान में टिकते ही नहीं हैं। या तो हम बीत गई बातों के बारे में यानी कि भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं या फिर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन क्या भूतकाल को सुधारा जा सकता है और क्या वर्तमान को व्यवस्थित किए बिना भविष्य को बनाया जा सकता है? कदापि नहीं। हम अपने बीते हुए समय से, अपने भूतकाल से चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि अगर हम गलत कार्य करते हैं तो उसका गलत परिणाम और सही कार्य करने पर सही परिणाम हमें प्राप्त होता है। और अगर भविष्य को सुधारना है तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप वर्तमान को सुधारें। और वर्तमान को सुधारने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप वर्तमान को सबसे अधिक व्यवस्थित रखें। चीज़ें जो आपके आसपास अव्यवस्थित हैं, आपकी दिनचर्या जो बहुत ही अव्यवस्थित है, आप जिन चीज़ों में बहुत अधिक समय व्यर्थ करते हैं, यानी कि जो चीज़ें सिर्फ आज तक ही अपना महत्व रखती हैं, जो आपके भविष्य के लिए अपना बिल्कुल भी प्रभाव नहीं छोड़ पाती हैं, उन चीज़ों से थोड़ा परे हटिए और उन कार्यों में अपने समय को लगाइए जो कार्य आपके भविष्य को बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें यहाँ पर ये हैं कि आप सर्वाधिक समय अपने अध्ययन को दें, क्योंकि अध्ययन ही वह आपका एकमात्र शस्त्र है, अस्त्र है, हथियार है जो आपके भविष्य को स्वर्णिम भविष्य में बदल सकता है। तो फ्रेंड्स, रोज़ किए गए छोटे छोटे जो सुधार के कार्य होते हैं वो आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं। इसलिए थोड़ा सा सुधार आप रोज़ स्वयं में करते रहें और एक बेहतर भविष्य आपका स्वागत जरूर करेगा। आज की तारीख है 7 अक्टूबर 2018। शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो कि आपके मन पटल पर काफ़ी लंबे समय तक अपना असर डाले रहती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, तो निश्चित रूप से ये जो परीक्षा हुई, ये जो भर्ती हुई, इस भर्ती में जो कुछ भी सामने आया उससे अभ्यर्थियों के मन में एक अविश्वास जरूर जगा है सिस्टम के प्रति, और ये चीज़ें शासन के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती हैं। और साथ ही साथ जब विश्वास जगमगा जाता है किसी भी अभ्यर्थी का तो निश्चित रूप से थोड़ा सा अपने पद से विचलित हो जाता है। लेकिन हमें पद से विचलित नहीं होना है, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है और ऐसी ही दुनिया में हमें अपने लिए सर्वश्रेष्ठ खोज लेना है। बात करेंगे यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं। तो यहाँ पर शासनादेश इतनी ज़्यादा बार बदला और चीज़ें इतनी ज़्यादा अव्यवस्थित रहीं कि अंततः ये भर्ती जो थी वह इस अवस्था में पहुँच गई है कि हर कदम पर एक नई परिस्थिति जो है वो गोल मटोल सी होती नज़र आती है। और फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है उससे अभ्यर्थी बिल्कुल असंतुष्ट हैं और यहाँ पर सरकार भी अब इस बात को जान चुकी है। तो फिलहाल आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि अब ये बातें हाई कोर्ट के संज्ञान में हैं। अब कम गुणांक वालों को जो वरीयता मिली है, यानी कि जो कम गुणांक वाले थे उनको गृह जनपद क्यों मिला और अधिक गुणांक वालों को बहुत दूर क्यों भेजा गया, इसके बारे में अब कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और परिषद से मांगा जवाब। मामला है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को उनकी वरीयता वाले जिलों में नियुक्ति देने और अधिक गुणांक वालों को नज़रअंदाज करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। नेहा त्रिपाठी और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति DK सिंह सुनवाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि याचिका में कम गुणांक पर नियुक्ति पाए अभ्यर्थियों को भी पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। प्राइवेट पक्षकारों को भी अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी की गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर भी सरकार को एक नोटिस जारी की गई है और इस नोटिस में क्या कहा गया है आइए देखते हैं। यहाँ पर खबर ये निकल के आ रही है कि 536 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने का हाई कोर्ट ने दिया है आदेश, और ये भी कहा है कि अगर 1 सप्ताह में निर्णय नहीं लिया जाता है तो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा प्रभात कुमार के विरुद्ध
कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अरविंद कुमार मिश्र और 100 अन्य की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की। याचिकागण के अधिवक्ता ऋषभ कुमार का कहना था कि 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती में राज्य सरकार के हलफनामे पर 66,655 पदों को सुरक्षित करते हुए बचे हुए पदों पर अलग से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया था। इन 66,655 पदों में से 64,275 को नियुक्ति मिल चुकी है। 1,536 पदों पर अभी नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि 862 एडहॉक नियुक्तियां हैं। हाईकोर्ट ने 1,536 पदों पर नियुक्तियों को लेकर याचिकागण के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। याचिकागण सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानक को पूरा करते हैं, यानी कि जो कुछ भी बचे हुए पद हैं 72,825 में से सिर्फ यहाँ पर ये भर्ती सिमट गई 66,655 पदों पर। 66,655 पदों पर भी अभी 1,536 पद ऐसे हैं जिन पर नियुक्ति नहीं हुई है, और इसके बारे में संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने अब कहा है कि अगर इस पर कोई निर्णय 1 सप्ताह के भीतर नहीं लिया जाता है तो अपर मुख्य सचिव के विरुद्ध कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। फ्रेंड्स, टीटी के बारे में बात करते हैं तो टीटी का सर्वर, जैसा कि मैं लाइव आपको दिखा रहा हूं, सर्वर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर कहने के लिए कहा जा रहा है कि सर्वर बदल दिया गया है, और जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या वाकई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब रजिस्ट्रेशन के लिए जो है यूपी बेसिक एजू बोर्ड .gov.in वेबसाइट पर लॉगिन के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जबकि शुल्क को जमा करने के लिए आपको यूपी बेसिक एजू बोर्ड .gov.in/sdf/payfees.axps वेबसाइट का उपयोग करना है। एक्चुअली में ये दोनों वेबसाइट वही वेबसाइट है जो पुरानी वेबसाइट के 2 अंग हैं, यानी कि आप जब रजिस्ट्रेशन करना चाहते थे तो इसी पर आपको क्लिक करना होता था, यही मूल वेबसाइट थी। और जब आप फीस पेमेंट करने जाते थे तो आप जब आप उस पर क्लिक करते थे कि अपना फीस जमा करें, अपना शुल्क जमा करें, तो यही वेबसाइट खुल के सामने आती थी। ये दोनों ही वेबसाइटें वही हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवेदन को नया सर्वर, और ये अगर ये नया सर्वर है तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मैं सुबह से कम 25 बार ट्राई करके ये देख चुका हूँ कि क्या सर्वर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सर्वर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और अब यानी कि आज 7 तारीख है और आज 7 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है, और फीस जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 8 अक्टूबर निर्धारित है। हालांकि अभ्यर्थी यह तिथि भी बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, और उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। कारण ये है कि अब तक लगभग 21 लाख जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और 21 लाख में से मात्र 7 लाख के आसपास लोग ही अपना फॉर्म कंप्लीट कर सके हैं। यानी कि बाकी के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी फीस भी जमा नहीं कर पा रहे हैं, और साइट की स्थिति ये है कि साइट बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, और उन्हें ये देखना चाहिए कि वास्तव में क्या तकनीकी समस्या आ रही है। पैसे की कमी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत अधिक संख्या में पैसे जमा कर चुके हैं। अगर इतने पैसे लगा दिए जाए तो साइट जो है फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह चल सकती है। आपने देखा होगा कि फेसबुक पे इतने सारे यूज़र हैं, उसके बावजूद साइट बिल्कुल अच्छी चलती है। खैर, फेसबुक बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके अलावा भी साइट अच्छे से चलाई जा सकती है। कारण इनको ये पता था कि इस बार आवेदन बहुत अधिक संख्या में होंगे, लेकिन सर्वर वही पुराना लिया गया, और फिलहाल अभ्यर्थी परेशान हैं और इनकी समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है। और यहाँ पर जो हेल्पलाइन दी गई है उस हेल्पलाइन पे जब हम बात करते हैं तब भी यहाँ पर कोई मतलब सही से रिस्पॉन्ड ही नहीं आता। मैं आज 4 दिन पहले मैंने एक ईमेल किया था इस बारे में कि क्या वाकई जो है जो लोग टीटी में आवेदन करते समय बिना हस्ताक्षर की अपनी फ़ोटो अपलोड कर चुके हैं, क्या उन्हें जो है कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। हालांकि सोशल मीडिया में इससे संबंधित कई सारी क्लिप हैं, लेकिन मैंने ऑथेंटिक जानकारी आपको देने के लिए ये मेल किया हुआ है, और आज तक मुझे इस पर कोई भी रिप्लाई प्राप्त नहीं हो सका है। बात करते हैं यहाँ पर यूपी टीजीटी 2011 के बारे में। तो प्रदेश भर के अशासकीय माध्यमिक कॉलेजों में लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों पर 668 शिक्षकों को आवंटित कर दिया गया है। चयन बोर्ड ने शनिवार को विभिन्न विषयों के चयनित 590 स्नातक शिक्षक और 78 प्रवक्ताओं को मेरिट के अनुसार कॉलेज दे दिया है। उनकी पूरी सूची वेबसाइट पर अपलोड है, और कॉलेज आवंटन होते ही अब जल्द ही शिक्षक ज्वाइन करेंगे अपने पद को। यह प्रक्रिया भी काफ़ी समय से लंबी चल रही है। टीजीटी वर्ष 2011 का इंटरव्यू 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 29 और 30 अक्टूबर को कला, संगीत, कृषि और उर्दू विषय का
साक्षात्कार होगा 31 अक्टूबर को कला के शेष अभ्यर्थी, गृह विज्ञान व कृषि विषय का 1 नवंबर को कला और गृह विज्ञान के शेष अभ्यर्थी और वाणिज्य विषय का साक्षात्कार होगा। चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक की सूची भी अपलोड कर दी गई है। तो फिलहाल ये यूपी टीजीटी 2011 के बारे में बात हो रही है। यूपी टीजीटी 2016 के बारे में भी थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। यहाँ पर जो 8 विषय रद्द किए गए हैं यूपी टीजीटी 2016 में, उनके सापेक्ष अगर आप किसी अन्य विषय में अर्हता रखते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दोबारा से कर सकते हैं। परीक्षा.up.nrc.in ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर। और अगर आप संबंधित हैं यूपी टीजीटी 2016 से संबंधित और खासतौर से जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो उनको एक बार साइट को विजिट जरूर कर लेना चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी भी विज्ञान में आवेदन करने के बारे में कोई भी अर्हता में बदलाव नहीं हुआ है। जो अभ्यर्थी गणित यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से स्नातक हैं, वो लोग गणित के लिए भी और विज्ञान के लिए भी अर्ह माने जाते हैं। वहीं पर बायोलॉजी वालों के लिए किस पद पर आवेदन करना है, अभी तक इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल जो विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, उन्हें चाहिए कि वो एक बार जो है अपना मतलब जो वेबसाइट है परीक्षा.up.nrc.in उस वेबसाइट पर विजिट कर लें और वहाँ पर दी गई सूचनाओं को एक बार जरूर पढ़ लें। यहाँ पर फ्रेंड्स वही बात लिख के सामने आ रही है अगली खबर में कि पुराने आवेदन और पंजीकरण बरकरार। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि नई वेबसाइट अभ्यर्थियों को सहूलियत और तेज कार्य करने के लिए शुरू की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पुरानी वेबसाइट पर आवेदन या पंजीकरण कर रखा है, वे सभी सुरक्षित हैं और उनका दावा मान्य है, इसलिए नए सिरे से दोबारा आवेदन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नए वेबसाइट का प्रयोग सिर्फ वो लोग करें जिनको आवेदन करने, शुल्क जमा करने में दिक्कत आ रही है। और फिलहाल जो नई वेबसाइट का URL यहाँ पे दिया गया है, अब यहाँ पर इसमें क्या चेंजेस है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो आप बताइए, क्योंकि ये दोनों ही URL वही URL हैं जो कि इसके पहले जो वेबसाइट थी, यानी जो पुरानी वेबसाइट है उस पर उसके ही दोनों URL यहाँ पे हैं। अब इसमें क्या आंतरिक परिवर्तन किया गया है इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। फिलहाल शनिवार को दिन भर में जहां करीब 75,000 नए पंजीकरण हुए हैं, तो आवेदन महज 25,000 ही हो पाए हैं। और अफसरों का दावा है कि अब नई वेबसाइट से प्रक्रिया काफ़ी तेज हो जाएगी और ये दावा खोलती आपकी वेबसाइट आपके सामने है। फिलहाल फ्रेंड्स बात करते हैं अब यहाँ पर RO-ARO एग्ज़ाम के बारे में। और यहाँ पर 4 सवाल डिलीट कर दिए गए हैं और इसके बारे में आंसर की जारी कर दी गई है। यूपीपीएससी 5 माह बाद उत्तर कुंजी जारी हुई, 4 सवाल डिलीट हुए। खबर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विषय विशेषज्ञों की कार्यशैली पुराने ढर्रे पर है। शनिवार को यूपीपीएससी ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि RO-ARO 2017 की उत्तर कुंजी परीक्षा के 5 माह बाद जारी की है। इसमें से 4 प्रश्नों को विशेषज्ञों ने डिलीट कर दिया है। इसके बाद भी विवाद थमा नहीं है। करीब 5 अन्य प्रश्नों के जवाब को भी अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया है और वो उसको भी गलत मान रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा 465 पदों के लिए 30 दिसंबर 2017 को विज्ञापन जारी हुआ था और लिखित परीक्षा 8 अप्रैल 2018 को विभिन्न केंद्रों पर कराई गई थी। इसमें 3,40,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इम्तहान से पहले ही करीब 200 पद और जोड़ दिए गए थे। ऐसे में अब करीब 700 पद हो गए हैं और इम्तहान 2 पालियों में हुआ। हिंदी की 1 घंटे की परीक्षा में 60 प्रश्न और सामान्य अध्ययन की 2 घंटे की परीक्षा में 140 सवाल पूछे गए थे। यूपीपीएससी ने पहले सामान्य अध्ययन और फिर हिंदी की उत्तर कुंजी जारी की। 5 प्रश्नों के जवाब से अभ्यर्थी सहमत नहीं है। और यहाँ पर एक बात और बता दें कि दोनों प्रश्नों को चैलेंज करने की डेट भी अलग अलग है, यानी कि उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। जब आप चैलेंज करने जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन बुकलेट सीरीज C का प्रश्न संख्या 72 में पूछे गए 4 विकल्प सही हैं। वहीं इसी सीरीज के प्रश्न संख्या 126 के 4 विकल्प गलत हैं। इसी तरह हिंदी में बुकलेट सीरीज C का प्रश्न संख्या 34 में 2 विकल्प सही हैं। यानी कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो डिलीट किए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। और बाकी की जो जानकारी है उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट एक बार जरूर कर लें। चलिए चलते चलते आपको एक और खबर दे देते हैं और ये वैसी ही खबर है जो कि अक्सर आजकल जो सिस्टम है जो कार्य कर रहा है। यानी कि यहाँ पर मामला ये हुआ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कई अभ्यर्थियों को चयनित होने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के अभ्यर्थियों को पहले SC की सीट पर चयनित किया गया और बाद में जब छानबीन हुई तो इसे मानवीय त्रुटि बताकर उन्हें बाहर कर दिया गया। खैर कोई बात नहीं, ऐसे
बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब आज का सेशन यहाँ पे समाप्त हो रहा है और अब हम आपसे विदा चाहते हैं। बाकी के जो प्रश्न होंगे, जो बाकी के आपके जो आप कमेंट में करेंगे हमसे, उनके उत्तर को लेकर हम आपसे एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन, कोई नई सूचना, कोई नया वीडियो अपलोड होता है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।